हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और मैं सोचता हूं कि बीच बीच में आपका रिवीजन क्लास भी चलता रहे, जिसमें मैं चैप्टर सेकेंड, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों विद्युत रसायन, इसमें आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा बच्चों। जितने भी क्वेश्चन है हम एकदम शार्ट तरीके से करेंगे। ये आपका पहले चैप्टर 3 था बच्चों, पुराने एनसीईआरटी में। न्यू एनसीईआरटी में आपका ये चैप्टर सेकंड हो चुका है, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। ये विद्युत रसायन है बच्चों, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 2024 को टारगेट में रखते हुए हम यहाँ पर आपको निरंतर वीडियोस लेक्चर दे रहे हैं। ये प्लेलिस्ट में आपको क्रम से लेक्चर भी मिल जाएंगे। बीच बीच में मैं रिवीजन भी लाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके और बीच बीच में आपका तैयारी भी हो सके। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का पहला प्रश्न है, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहा जाता है, इसे परिभाषा दो। ऐसी हमारे पास एक कोई ऐसा निकाय होगा जो कि क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, किसको बच्चों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस प्रकार युक्ति को हम एक सेल कहते हैं, जो विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टी सेल कहलाता है। इसमें बच्चों ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया होती है। तो ध्यान रखिएगा, इतना आपको लिखना है कि एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया साथ साथ होती है, उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल, वोल्टी सेल, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। तो ऐसा निकाय जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अगला नंबर देखो बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहा जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रोड विभव के लिए हम एक थोड़ा सा बच्चों अर्ध सेल का निर्माण करते हैं। अर्ध सेल का निर्माण कैसे होता है, जैसे हमारे पास एक विद्युत अपघट्ट है, इसमें आपका जिंक ZnSO4 है, ठीक है, ZnSO4 भरा है। तो बच्चों इसमें जिंक का ही, जिसका विद्युत अपघट्ट है, उसी का यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। तो ये हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया। इसे ही बोलते हैं बच्चों अर्ध सेल। क्या बोलते हैं, अर्ध सेल। या तो पूर्ण सेल की बात करें चाहे अर्ध सेल की बात करें। अब यहाँ पर जो आपका जिंक है, वो जिंक करता क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 पॉजिटिव के रूप में बन जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन त्यागत, इस पर आयन उत्पन्न हुए, तब कुछ न कुछ आवेश को इधर उधर गमन करने से, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने में कुछ न कुछ एनर्जी लॉस हुई, कार्य करना पड़ा, वही उसका विभव होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा और इन आयनों के बीच जो विभव उत्पन्न होगा, दोनों के बीच डिफरेंस भी आपका एक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जब आप किसी भी सेल में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच बात करते हैं बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रोड जब डूबा रहता है, हमारे पास कोई सेल है जैसे विद्युत अपघटनी सेल है, 2 इलेक्ट्रोड हैं, तब उनके बीच के विभव का अंतर ही, अर्थात दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विद्युत वाहक बल या विभवांतर ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इतना याद रखिएगा। किसी विद्युत रासायनिक सेल में, यहाँ पे रासायनिक सेल की बात की गई, तो विद्युत रासायनिक सेल में आपका क्या होता है बच्चों, 2 आपके इलेक्ट्रोड होते हैं तथा विद्युत अपघट्ट के मध्य विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जैसे रासायनिक सेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रोड होंगे, विद्युत अपघट्ट आपका भरा होगा, तो उनके बीच जो आपका विभव होगा, उनके डिफरेंस को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कुल मिलाकर के एक चीज ऐसा भी कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोड या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो भाई 2 प्रकार से विभव होता है ना, कि भाई साहब ऑक्सीकरण विभव, जब इलेक्ट्रोड पर किसी का ऑक्सीकरण क्रिया होती है, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तब पर भी भाई आवेश उत्पन्न होता है। इस आवेश के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, वही विभव है। विभव है क्या बच्चों, आवेश गमन में किया गया कार्य। तो हम जब इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोड से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, तो भी इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, तो आवेश उत्पन्न होगा, तो भी उसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, विभव होगा। या तो कोई भी आपका प्लस आयन है या कि निगेटिव आयन है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तब पर भी उसमें कुछ ना कुछ वर्क होगा, वही उसका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं भैया कि इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर जो एनर्जी लॉस होती है या खपत होती है या कार्य किया जाता है, वही विभव है, और इसी विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है। तो यहाँ पर सिर्फ जैसे हमने कहा कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोड है, जो कि उसी के आयन में डूबा है। इसका बस कंडीशन हो जाए कि आपका 298 केल्विन ताप हो जाए, 298 केल्विन ताप हो जाए, और एक वायुमंडलीय दाब पर यदि डूबा है, उस स्थिति में
इस पर जो विभव उत्पन्न होगा वो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। किसी अर्धशेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव वह विभवांतर है जो किसी इलेक्ट्रोड को उसके आयन में 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 298 केल्विन ताप पर डुबाने से उत्पन्न होता है। कुल मिलाकर के ये बताया गया कि हमारे पास एक विद्युत अपघट्ट है इसमें, और विद्युत अपघट्ट में एक इलेक्ट्रोड डुबाया गया और इसका जो विभवांतर है वही आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। लेकिन कंडीशन है कि इसका जो सांद्रण हो 1 मोलर हो बच्चों, क्या हो, 1 मोलर सांद्रण हो, ठीक है, और बोला गया 298 केल्विन ताप हो, और इसका जो वायुमंडलीय दाब है यानी इस विद्युत अपघट्ट पर दाब जो है 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। इस स्थिति में इस इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होगा वही इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया कि हमारे पास भाई अर्धशेल है, ये अर्धशेल ही है बच्चों, देख सकते हैं ये अर्धशेल ही है, लेकिन कंडीशन ये बताया गया कि इस अर्धशेल में जो आपका विभवांतर होगा वही मानक इलेक्ट्रोड विभव है। लेकिन कंडीशन है कि जब आपका इलेक्ट्रोड उसी के आयन में आपका 1 वायुमंडलीय दाब हो, 298 केल्विन ताप हो और 1 मोलर सांद्रण के विलयन में जब वो आपका इलेक्ट्रोड डूबा रहता है, तब इसके हम विभवांतर को या विभवों के अंतर को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। सीधा पंडा बोला कि अर्धशेल की बात कर रहे हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव एक विभवांतर ही है, लेकिन कंडीशन है जब इलेक्ट्रोड को उसी के आयन में 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 298 केल्विन ताप पर डुबाने से जो भी उत्पन्न होगा वही आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। ये शाब्दिक रूप से आपको इतना ही लिखना, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना तैयार करना, रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम नहीं रहना चाहिए। बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। ओम का नियम समझाइए, ओम का नियम सबको पता है भाई साहब। ओम साहब ने बताया कि यदि किसी चालक तार के आकार आकृति में परिवर्तन ना हो रहा हो तब उसमें हम विभवांतर लगाएंगे तो प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। लेकिन जब विलयन की बात आ जाती है तो किसी धातु चालक अथवा विलयन में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता चालक के सिरों या विलयन में डूबे हुए दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। भाई इसमें ये भी तो है ना, आप जब केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हम एक विलयन की बात करते हैं और एक विलयन में 2 इलेक्ट्रोड डूबा रहता है तो उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर की, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये हमारे पास एक मान लीजिए सेल है। अब सेल में आपको थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। अब इस परिपथ में हम धारा बहाना चाहते हैं तो ये बोला गया कि भाई साहब इस परिपथ में जो धारा बहेगी वो विभवांतर के समानुपाती होती है, समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाती है। यही ओम का नियम है। हमने आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया था कि जब किसी चालक तार में धारा बहाते हैं बच्चों, ये चालक तार है, इसमें हम धारा बहाएंगे तो इसके आकार आकृति और आयतन में परिवर्तन ना हो रहा हो तब इसके सिरों के बीच जो लगाएंगे विभवांतर तब धारा बहेगी और ये धारा विभवांतर के समानुपाती होगा। विभवांतर जितना ज़्यादा होगा धारा उतना अधिक बहेगी और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, V बराबर R है। यही ओम का नियम है। अब इसमें ये बोला गया कि भाई हमारे पास चालक तार है, या कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोड डूबे हैं तब हम इलेक्ट्रोडों के सिरों पर लगाएंगे विभवांतर, तब धारा बहेगी। तो वो धारा किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होगी। सिंपल है। यदि चालक तार की बात आती तो हम कहते कि चालक तार जो हमारा है उनके सिरों पर लगाएंगे विभवांतर तो धारा बहेगी, तो धारा जो है चालक तार के लगाएगी विभवांतर के समानुपाती होता है। इसके आगे यदि आपको लिखना भी है कि यदि इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर भी है, विलयन में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 हो तो I हो, यहाँ पे I है, ठीक है, I हो, I जिसके वो समानुपाती होता है तो V समानुपाती I हो जाएगा, V बराबर RI हो जाता है। बस आगे चलते हैं बच्चों। सेल स्थिरांक है क्या, तो सेल स्थिरांक को समझने के लिए थोड़ा सा आप समझेंगे, फिर से वही हमारा झंझट वाला सिस्टम। ये हमारा एक विद्युत अपघट्ट है इसमें और 2 इलेक्ट्रोड हैं, इनकी बीच की दूरी L है। तो बोला ये गया है कि किसी चालक के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L स्मॉल l और किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मान लीजिए यहाँ पे इसका क्षेत्रफल स्मॉल a है, ठीक है, तो आपका किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी l, ठीक है, और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a के अनुपात को ही हम सेल स्थिरांक के नाम से जानते हैं x बराबर। बस खत्म कहानी। जैसे हमने कहा हमारे पास एक सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, इन दोनों का रेशियो ही आपका सेल स्थिरांक कहलाता है। ज़्यादा है कुछ नहीं है, ठीक है। इसके यदि मात्रक इकाई की बात करेंगे तो इकाई निकल आ जाएगा बच्चों, ये आपका सेंटीमीटर होता है, क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 से कट गया, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है कि चालक के सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L है
मतलब किसी भी हम बात करते हैं सेल में दो पर्टिकुलर आपके इलेक्ट्रोड होंगे, उनके बीच की दूरी L है और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल a है, तब इन दोनों का रेशियो लगाते हैं तो एक स्थिरांक का मान प्राप्त होता है जिसे ही सेल स्थिरांक कहा जाता है। संक्षारण आपने पढ़ा है बच्चों, जिसमें संक्षारण को रोकने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगने की क्रिया को रोकने के लिए उस पर जिंक की तह लगाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। यह प्रक्रम गैल्वेनीकरण कहलाता है। गैल्वेनीकरण कैसे होता है बच्चों? जिंक फिल्म के ऊपर भास्मिक जिंक कार्बोनेट की अदृश्य सतह होती है जिसके कारण गैल्वेनाइजेशन आयरन की चमक कायम रहती है। कुल मिलाकर के संक्षारण की क्रिया को रोकने के लिए जैसे लोहे के सतह पर जिंक की परत चढ़ाए जाने की क्रिया विधि आपका गैल्वेनीकरण कहलाता है। ठीक है, जिसे बलिदानी या उत्सर्गी संरक्षण विधि भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लोहा है, उसके ऊपर उससे ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ लगा देते हैं, जिंक की परत लगा दी जाती है। जैसे पहले जिंक संचरित होगा, इसके बाद लोहा होगा। भाई यही बलिदानी या उत्सर्ग रक्षण ही गैल्वेनीकरण का एक मेथड है। गैल्वेनीकरण में होता क्या है कि एक परत चढ़ा देते हैं। कौन सा परत चढ़ाते हैं? जैसे मान लीजिए लोहे का पदार्थ है, लोहे का रॉड है, लोहे का छड़ है, उसको हम जंग से बचाना चाहते हैं तो फिर हम इसके ऊपर एक इससे भी अधिक क्रियाशील धातु रख देंगे ताकि नमी की उपस्थिति में पहले क्रियाशील धातु क्रिया करे, तो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है जिसे गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। अच्छा, लवण सेतु होता क्या बच्चों? लवण सेतु में आप KCl भर सकते हैं, KNO3 भर सकते हैं, सोडियम सल्फेट या अगर अगर की जेली भर देते हैं। केवल और केवल ये आयनों की साम्यावस्था को बनाए रखता है, ना कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। लवण सेतु क्या है? विद्युत रासायनिक सेल में दोनों पात्रों को, इन दोनों विद्युत अपघटनों को जोड़ने का काम करता है, जो कि केवल आयन विनिमय का काम करता है, आयन का उदासीनता बनाए रखता है। यह इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है और ना ही यह किसी भी पदार्थ को मिलने से मतलब मिलाता है, ये चीज़ होता है। तो आप लोग लवण सेतु यदि आ जाए कि लवण सेतु किसे कहते हैं, तो ये चीज़ आपके मन में फीड होना चाहिए भाई कि लवण सेतु है क्या। ये एक U आकार की कांच की नली है जिसमें KCl, KNO3 या Na2, SO4 या अगर अगर की जेली भरी रहती है, जो कि केवल दोनों विलयनों को जोड़ने का काम करता है और साथ में दोनों विलयनों में आयनों की साम्यावस्था को बनाए रखता है, बल्कि रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। इसका यदि कार्य पूछा जाए तो इसके द्वारा दो विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क होता है, विद्युत परिपथ पूर्ण होती है। इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते हैं, दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। यदि कभी कभी आता है कि भाई साहब क्वेश्चन आ जाएगा कि आप लवण सेतु के कार्य को समझाइए, फिर आप लोग इसको लिख देना। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन इसलिए लाता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत भी ना हो सके और आप लोग ऐसा भी ना सोचो कि भैया क्वेश्चन आ ही नहीं रहा सर, अब क्या करें हम। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों की मेहनत के ऊपर है। आप लोग यदि चाहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन और हम भी लाते रहेंगे। आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई करते रहें, वीडियोस देखते रहें। शिव कोचिंग क्लासेस आपके लिए निरंतर मेहनत करेगा, ये आपसे वादा है। बस आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करें। अर्ध सेल के मानक विभव से आप क्या समझते हैं? किसी अर्ध सेल के मानक विभव का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? क्या बोला बच्चों? अर्ध सेल के मानक विभव से आप क्या समझते हैं? साथ में किसी अर्ध सेल के मानक विभव का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? देखो भाई, अर्ध सेल का मतलब ये होता है कि उसमें परिपथ पूर्ण नहीं है, और यदि हम किसी अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहते हैं, तो मतलब अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहते हैं, तो उसको हम एक मानक इलेक्ट्रोड विभव के साथ जोड़ते हैं। अच्छा, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है? मैंने बताया ना, 1 मोलर सांद्रण पर 298 केल्विन ताप पर, एक वायुमंडलीय दाब पर यदि किसी पदार्थ को उसी के विद्युत अपघट्ट में डुबा दिया जाता है, तो आपका वहाँ पर वो बन जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहला जाता है। और उस स्थिति में आपका जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव का वह मान होता है जो किसी पदार्थ के एक वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित हो। पहले ही बता दिया, एक वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित हो तथा क्रिया कारक एवं उत्पाद के रूप में विद्यमान स्पीशीज की सक्रियता 1 इकाई हो, तब वो आपका कहलाता बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव मान के लिए विभव मापी का प्रयोग किया जाता है। E0 सेल बराबर E0 R माइनस E0 L। तो इस प्रकार से ये आपका अर्ध सेल है और ये आपका क्या है बच्चों? मानक इलेक्ट्रोड का आपका विद्युत वाहक बल है। तो इस प्रकार से डिफरेंस से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन इसके पहले हमने जितने क्वेश्चन कराए हैं वो आप लोगों से बनना चाहिए।
अब इलेक्ट्रोड विभव तो आपको पता ही है, तो भाई इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार आप लोग बता दो। तो इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार से होता है बच्चों, एक आपका आक्सीकरण विभव और एक आपका अपचयन विभव। ये सब कुछ जाना जरूरी है। और भी जो भी दिक्कतें होगी आप लोग बता सकते हैं, हालांकि मैं वीडियो में बहुत कुछ कवर करा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। फिर भी बच्चों मैं सोचता हूं कि आप लोग जो भी डाउट हो, ऐसे क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आगे ऐसे आपके लिए डाउट को क्लियर करते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।